आज हम जिन सोर्सेस पर बात करने वाले हैं उन्होंने सच में मेरा तो दिमाग ही हिलाकर रख दिया है। हाँ, ये विषय ही ऐसा है। हम सब विज्ञान और आध्यात्म को मतलब दो बिल्कुल अलग अलग खेमों में देखने के आदी हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ आइंस्टाइन, पार्टिकल एक्सेलरेटर, गणित। हाँ, और दूसरी तरफ बुद्ध, बोधि वृक्ष और ध्यान की बातें। ऐसा लगता है जैसे ये दो दुनिया एक दूसरे से मीलों दूर है। सही बात है, और ज्यादातर लोग इन्हें ऐसे ही देखते भी हैं। एक दुनिया बाहर की हकीकत को समझने में लगी है और दूसरी अंदर के मन की। लेकिन ये जो सोर्सेज हैं हमारे पास, ये इशारा करते हैं कि शायद इन दोनों दुनियाओं के बीच एक छिपा हुआ पुल है, एक ऐसा कनेक्शन जो पहली नजर में नामुमकिन लगता है। वही तो, और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या ये सच में हो सकता है कि करीब 2500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना सुपर कंप्यूटर के, बुद्ध ने हकीकत की उन गहराइयों को छू लिया था जिन्हें समझने के लिए आज क्वांटम फिजिक्स को अरबों डॉलर की मशीनें लग रही हैं? ये सवाल ही अपने आप में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन इसका जवाब बौद्ध दर्शन के एक बहुत ही गहरे और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से में मिलता है, जिसे अभिधम्म कहते हैं। अभिधम्म। हाँ, और इस बातचीत के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अभिधम्म कोई धार्मिक उपदेशों की किताब नहीं है। अच्छा। इसे आप मन और पदार्थ के विज्ञान पर एक प्राचीन और अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड एनालिसिस मान सकते हैं, एक तरह से उस दौर की क्वांटम फिजिक्स और एडवांस्ड साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक। वाह। तो हमारी आज की चर्चा का मिशन इसी हैरान कर देने वाले कनेक्शन की गहराई में उतरना है। ठीक है, तो फिर इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। प्राचीन क्वांटम फिजिक्स, ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। चलिए पदार्थ से शुरू करते हैं। जरूर। आज की मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है कि ये दुनिया जो हमें इतनी ठोस और स्थिर दिखती है, ये मेज, ये दीवार, हमारा शरीर, असल में वैसी है नहीं। एकदम सही। मॉडर्न साइंस के हिसाब से हर चीज एटम से बनी है, और वो एटम्स भी, वो भी ठोस नहीं है। वो बस एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही एनर्जी है। और अगर हम और भी गहरे सब एटॉमिक लेवल पर जाएं तो सब कुछ बस ऊर्जा की तरंगे हैं, एक लगातार बहता हुआ प्रवाह। कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो अब काफी हद तक मेन स्ट्रीम साइंस का हिस्सा है। पर यहाँ दिलचस्प बात ये है कि अभिधम्म में इसकी बात कैसे की गई है। क्या ये सिर्फ एक दार्शनिक रूपक है, एक पोएटिक मेटाफर के सब कुछ बदल रहा है, या इससे कुछ ज्यादा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर बात फिलॉसफी से आगे निकलकर फिजिक्स के करीब पहुंच जाती है। अच्छा। अभिधम्म ने इसे रूप कलाप की अवधारणा से समझाया था। 2500 साल पहले ये सिखाया गया कि जिसे हम ठोस पदार्थ समझते हैं, वो असल में अरबों खरबों छोटे छोटे कणों का एक लगातार प्रवाह है, एक नदी की तरह। पता चलता है कि वो बस पानी की अनगिनत बूंदों का बहाव है। ठीक है, कणों का एक दरिया, ये समझ में आता है। लेकिन आज का विज्ञान तो उन कणों की स्पीड और उनके व्यवहार के बारे में भी बताता है। क्या अभिधम्म में भी इतनी गहराई है? और यहीं पर सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। बुद्ध ने सिर्फ ये नहीं कहा कि पदार्थ कणों से बना है। उन्होंने उन कणों के स्वभाव को भी समझाया। उन्होंने इसे अनित्य यानी इम्पर्मनेंस का सिद्धांत कहा। लेकिन ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं था। तो फिर क्या था? सोर्सेस के मुताबिक अभिधम्म के ग्रंथों में लिखा है कि कण 1 सेकंड में खरबों बार पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। 1 सेकंड में खरबों बार? रुकिए, ये नंबर तो आज के सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशंस जैसा लगता है ना? क्या हमें इसे लिटरली लेना चाहिए? मतलब क्या ये उस दौर में संभव था? ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है। मैं आपकी शंका समझ सकता हूँ, और शायद इसे एक लिटरल गिनती की तरह नहीं, बल्कि उस बदलाव की चरम गति को समझाने के एक तरीके के तौर पर देखना चाहिए। अच्छा। पॉइंट यह है कि उन्होंने ये समझा कि पदार्थ का स्वभाव स्थिर होना नहीं, बल्कि एक अविश्वसनीय तेजी से बदलना है। ये वही क्वांटम फॉर्म या एनर्जी फ्लक्स है जिसे आज वैज्ञानिक अपने सबसे शक्तिशाली उपकरणों से देखकर हैरान हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि सब एटॉमिक लेवल पर कण सच में स्थिर नहीं है, वे अस्तित्व में आते हैं और मिट जाते हैं। बुद्ध ने इसी हकीकत को अपनी चेतना की गहराई में देखा था। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि एक पंखा जब बहुत तेजी से घूमता है तो उसकी पंखुड़ियां गायब हो जाती हैं और हमें एक ठोस डिस्क दिखाई देती है। हाँ, सही बात है। बुद्ध कह रहे थे कि हमारी पूरी हकीकत उसी तरह का एक बहुत तेज इल्यूजन है। वाह, ये पंखे वाला उदाहरण वाकई इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करता है। तो पदार्थ की जो असलियत है वो ठोस नहीं बल्कि एक बहुत तेज वाइब्रेशन है। बिल्कुल। ये समानता वाकई चौंकाने वाली है। पर अगर पदार्थ का ये हाल है जो इतना स्थिर लगता है,
तो हमारे मन का क्या, जो पहले से ही इतना चंचल है? यहाँ से तो बात और भी गहरी होती होगी। और आप सही हैं। अगर पदार्थ का विश्लेषण हैरान करने वाला था, तो मन का विश्लेषण तो मॉडर्न साइकोलॉजी को भी कई मामलों में पीछे छोड़ देता है। अच्छा? मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल दौड़ते हैं, विचार बनते हैं, भावनाएं उठती हैं। ये सब बहुत तेजी से होता है। पर अभिदम इससे भी ज्यादा सूक्ष्म स्तर पर जाता है। वहां चित्त क्षण यानी माइंड मोमेंट्स की अवधारणा है। चित्त क्षण, इसका क्या मतलब है? विचारों की गति। विचारों की गति से भी कहीं ज्यादा तेज? सोर्सेज के अनुसार अभिधम में मन की गति का जो विश्लेषण है, वो कहता है कि जितनी देर में हम एक बार पलक झपकाते हैं, हाँ, उतनी देर में हमारे मन के अरबों चित्त क्षण गुजर चुके होते हैं। क्या अरबों? सिर्फ एक पलक झपकने में? ये समझना मुश्किल है। हम तो एक बार में एक ही विचार सोच पाते हैं, है ना? यही तो भ्रम है। इसे समझने के लिए एक और मॉडर्न एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक फिल्म हमें एक चलती फिरती तस्वीर लगती है। हाँ, लगती है। लेकिन असल में वो 24 अलग-अलग स्थिर तस्वीरों यानी फ्रेम्स का एक तेज बहाव है, जो 1 सेकंड में हमारी आंखों के सामने से गुजरता है। सही है। अभिधम के अनुसार हमारा मन भी ऐसे ही अरबों मानसिक फ्रेम्स से बना है। हर फ्रेम एक चित्त क्षण है। ये इतनी तेजी से बदलते हैं कि हमें चेतना के एक सतत प्रवाह, एक सिंगल विचार का भ्रम होता है। अच्छा, तो जैसे फिल्म अलग अलग फ्रेम से बनी है, वैसे ही हमारी चेतना भी अलग अलग माइंड मोमेंट से बनी है। अरे वाह, ये तो माइंड ब्लोइंग है। और अभिधम सिर्फ गति की बात नहीं करता, यह एक विचार के पूरे जीवन चक्र का विश्लेषण करता है। मतलब एक अकेला चित्त क्षण कैसे पैदा होता है, वो किस तरह की भावनाओं, अच्छी, बुरी या न्यूट्रल से जुड़ता है, वो कौन सी मानसिक क्रिया करता है, और फिर वो कैसे खत्म हो जाता है ताकि अगला क्षण पैदा हो सके। इस पूरी प्रक्रिया का इतना बारीक और सिस्टमैटिक विश्लेषण है कि मॉडर्न साइकोलॉजी अभी भी उस गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ये मन का एक तरह से ऑपरेशन है, हाँ, जो चेतना के सबसे सूक्ष्म स्तर पर किया गया है। ये सब सुनकर तो वाकई मेरा दिमाग घूम रहा है। हमने पदार्थ की बात की, जो ठोस नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। फिर हमने मन की बात की, जो विचारों का एक अत्यंत तीव्र प्रवाह है। हाँ। दोनों ही मामलों में अभिधम की शिक्षाएं आज के विज्ञान के बहुत करीब या शायद उससे भी आगे लगती हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन अब मेरे मन में वही सबसे बड़ा सवाल आ रहा है, जो शायद हर सुनने वाले के मन में होगा कि ये सब जाना कैसे गया। हाँ, आइंस्टाइन के पास लैब थी, ब्लैक बोर्ड था, गणित था, न्यूरोसाइंटिस्ट के पास fMRI मशीनें हैं, बुद्ध के पास क्या था? और यही वो पॉइंट है जहां दोनों के तरीकों का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी अंतर सामने आता है। बताइए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वैज्ञानिकों का तरीका बाहरी है। वे बाहरी दुनिया का निरीक्षण करने के लिए उपकरण बनाते हैं, टेलीस्कोप से दूर के ग्रहों को देखते हैं, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म कणों को। सही है, उनकी प्रयोगशाला दुनिया में होती है। वे बाहर से डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करते हैं। इसके ठीक उलट बुद्ध की प्रयोगशाला उनके भीतर थी। भीतर? हाँ, उनका माइक्रोस्कोप कोई मशीन नहीं, बल्कि उनका अपना ही पूरी तरह से स्थिर और एकाग्र मन था। इस अवस्था को समाधि कहा गया है। समाधि शब्द तो हमने बहुत सुना है, लेकिन इस संदर्भ में इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ आंखें बंद करके शांत बैठना है? नहीं, ये सिर्फ शांत बैठना नहीं है। ये मन को प्रशिक्षित करने की एक बहुत एडवांस टेक्निक है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपको ब्रह्मांड से आने वाले बहुत ही कमजोर रेडियो सिग्नल पकड़ने हैं, तो आपको अपने टेलीस्कोप को किसी ऐसी जगह रखना होगा जहां कोई बाहरी शोर, कोई इंटरफेरेंस ना हो। हाँ, बिल्कुल। समाधि की अवस्था में मन के साथ भी यही किया जाता है। जब मन इच्छाओं, नफरत, बेचैनी, शक जैसे सारे शोर से पूरी तरह मुक्त होकर शांत और स्थिर हो जाता है, तो वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और संवेदनशील बन जाता है। इतना संवेदनशील? हाँ, इतना संवेदनशील कि वो अपनी ही बनावट के सबसे सूक्ष्म स्तर को सीधे अनुभव कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप करता है। उन्होंने पदार्थ और मन के इस बहाव को किसी किताब में नहीं पढ़ा, उन्होंने इसे सीधे अनुभव किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बाहरी प्रयोगशाला है और एक भीतरी प्रयोगशाला, और दोनों ही हकीकत के रहस्यों को खोलने में सक्षम है, बस उनके उपकरण अलग-अलग हैं। बिल्कुल। एक का उपकरण टेक्नोलॉजी है और दूसरे का उपकरण शुद्ध चेतना। ये सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक बाहर की दुनिया को तोड़कर देखता है, दूसरा अपने अंदर की दुनिया में डूबकर। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? इन सभी तथ्यों के आधार पर
ये सोचना कि बुद्ध सिर्फ एक धर्मगुरु या एक दार्शनिक थे, शायद उनकी पूरी तस्वीर को नहीं दिखाता। ये कुछ और ही लगता है। सोर्स में इसी बात को बहुत दमदार तरीके से रखा गया है। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद बुद्ध को इतिहास का सबसे महान वैज्ञानिक या द अल्टीमेट साइंटिस्ट कहना गलत नहीं होगा। सबसे महान वैज्ञानिक, ये बहुत ही मजबूत दावा है। कई लोग कहेंगे कि वैज्ञानिक शब्द के साथ तो परीक्षण, डेटा और बाहरी सबूत जैसी चीजें जुड़ी हैं। क्या चेतना के भीतरी अनुभव को उस तरह का सबूत माना जा सकता है? ये एक जायज सवाल है, लेकिन अगर हम विज्ञान की परिभाषा को सिर्फ उसके उपकरणों तक सीमित ना रखें, बल्कि उसकी आत्मा को देखें, तो विज्ञान क्या है? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और वेरिफिकेशन, यानी किसी चीज को ध्यान से देखना, उसके काम करने के तरीके के बारे में एक सिद्धांत बनाना और फिर उस सिद्धांत को प्रयोग करके जांचना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, वेरिफिकेशन, ये 3 स्टेप्स। अब इसे बुद्ध के काम पर लागू करते हैं। ऑब्जर्वेशन, उन्होंने देखा कि जीवन में दुख, तनाव और असंतोष है। ये उनकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि इस दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं, बल्कि उन बदलती हुई चीजों से स्थायी सुख पाने की हमारी अपनी चाहत, हमारी अपनी तृष्णा है। अच्छा। और फिर उन्होंने एक पूरा प्रैक्टिकल तरीका, एक एक्सपेरिमेंट दिया, अष्टांगिक मार्ग, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव में सिद्धांत को जांच सकता है और खुद देख सकता है कि दुख खत्म होता है या नहीं। वाह! ये एक तरह की फर्स्ट पर्सन साइंस है, जिसका रिजल्ट हर व्यक्ति खुद वेरीफाई कर सकता है। यानी उनका विज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं था, उसका एक बहुत गहरा मानवीय उद्देश्य था, पीड़ा का अंत। यही बात उन्हें अलग बनाती है। आइंस्टीन या न्यूटन की खोज का मकसद ब्रह्मांड के नियमों को समझना था, लेकिन बुद्ध की पूरी खोज का मकसद था इंसान के दुख को जड़ से खत्म करने की एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी खोजना। उनका लक्ष्य नोबेल पुरस्कार जीतना नहीं, बल्कि इंसानों को उनके मन के बोझ से मुक्त करना था। इस नजरिए से देखें तो उनका विज्ञान शायद सबसे जरूरी विज्ञान है, मुक्ति का विज्ञान। ये वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये पूरी चर्चा हमें विज्ञान और आध्यात्म को 2 विरोधी खेमों में देखने के बजाय एक ही सिक्के के 2 पहलुओं की तरह देखने पर मजबूर करती है। हाँ, एक ही हकीकत को समझने के 2 अलग-अलग रास्ते। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है। मेरे लिए सबसे बड़ा आहा मोमेंट शायद यही विचार है कि गहरी से गहरी आध्यात्मिक खोज और सबसे एडवांस्ड वैज्ञानिक जांच, दोनों शायद एक ही परम वास्तविकता को देख रही हैं। बिल्कुल। बस उनके देखने के नजरिए, उनकी भाषा और उनके उपकरण अलग-अलग हैं। एक चेतना के लेंस से देख रहा है और दूसरा टेक्नोलॉजी के लेंस से। बिल्कुल सही। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। क्या सवाल? अगर एक पूरी तरह से स्थिर और प्रशिक्षित मानव मन हकीकत के क्वांटम स्तर को समझने वाले एक संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरण के रूप में काम कर सकता है, तो ये खुद मानव चेतना की उन अनछुई क्षमताओं के बारे में क्या बताता है, जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं है। हमारी चेतना की गहराई में और कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिन्हें खोजने के लिए हमें किसी बाहरी मशीन की नहीं, बल्कि अपने ही मन की भीतरी स्थिरता की जरूरत है। बिल्कुल।